गुड इवनिंग डियर ऑल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेके जो रिलेटेड है एसआरबी नेट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अगर अदर भी स्टूडेंट हैं जो भी बिलोंग करते हैं बायोलॉजिकल साइंस से, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, बीएससी एग्रीकल्चर में हो, एमएससी एग्रीकल्चर में हो, या सीड साइंस से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, या किसी भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो जिसमें वो बायोलॉजी पढ़ना होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि हम टॉपिक वाइज एसआरबी नेट एआरएस के लिए वीडियो लेके आएंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसमें हम आज पढ़ेंगे सीड। सीड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लस में आपको हम 10 टू 15 20 जो एमसीक्यूज होते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। टॉपिक आपको पता ही चल गया है। हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे व्हाट इज द सीड एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ सीड, और एक जर्मिनेशन जो हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं, के बारे में हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज द सीड। आप सबको पता होगा कि सीड क्या होता है। बेसिकली सीड, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, ऐसा प्लांट पार्ट जो कैपेबल होता है अपना रीजनरेशन के लिए, उसको हम सीड कह सकते हैं। सीड कई तरीके का हो सकता है, कह सकें तो कि वो प्रोपाग्यूल्स कई तरीके के हो सकते हैं। सीड हो सकता है, राइजोम हो सकता है, क्रोम हो सकता है, स्टेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो सीड के अंतर्गत आता है। तो हम प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं सीड की कि अ सीड इज अ मैच्योर्ड ओव्यूल कंटेनिंग एन एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड जिसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, कॉटिलिडन या एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सीड कोट को ही हम सीड बोलते हैं। अभी सीड बहुत सिंपल है, मतलब मेच्योर्ड ओव्यूल है जिसमें क्या है, थ्री मेजर जो पार्ट हैं वो होना चाहिए। एक सीड कोट है, एक एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सीड है वो क्या बोलते हैं, जो फाइनल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन है किसी भी प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीड को बोलते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक उसमें सीड कोट होता है, में एम्ब्रियो होता है और स्टोर्ड फूड होता है। इनका सबका अलग अलग काम होता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सीड कोट की, जो सीड कोट है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है सीड को, ठीक है। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, यही एक पार्ट है जो रीजनरेट होके दूसरा प्लांट बनाता है। स्टोर्ड फूड की बात कर लें, ये क्या है, एंडोस्पर्म है जो क्या करता है, जर्मिनेशन के टाइम में न्यूट्रिएंट्स या एंजाइम्स को सप्लाई करता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए या सीड के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया व्हाट इज द सीड। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स की बात करें वो डिफरेंट है। अभी हम सीड के टाइप्स की बात करते हैं। उसमें आपने देखा होगा सीड्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलीडन, एक होता है डाइकॉटिलीडन। तो मोनोकॉटिलीडन क्या होता है, डाइकॉटिलीडन क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सीड में क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो मोनोकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट सीड्स दोज आर हैविंग वन कॉटिलीडन ओनली कॉल्ड मोनोकॉट। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेज और व्हीट। तो जो मेज और व्हीट है वो क्या है, बेसिकली वो मोनोकॉट है। मैक्सिमम जो फील्ड क्रॉप्स हैं वो सारे कैसे हैं, मोनोकॉट्स हैं। फिर हम डाइकॉट्स की बात करते हैं। डाइकॉट्स क्या होते हैं कि दोज सीड्स विच आर हैविंग टू कॉटिलीडन्स, जिसमें दो कॉटिलीडन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए पी और ग्राउंडनट, या हम कह सकते हैं जितने भी पल्सेस हैं वो मोस्टली कैसे हैं, डाइकॉट्स हैं या डाइकॉटिलीडन जिसमें होते हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये हमारा बीन का है, मतलब डाइकॉट स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दो कॉटिलीडन्स मिलते हैं, टू कॉटिलीडन्स मिलते हैं, वन और टू, जिसको हम दाल बोलते हैं। दाल बनने के बाद दो दो पार्ट हो जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सीड कोट होता है जो क्या करता है, इसको सेप रखने के लिए यूज होता है। फिर इपिकोटाइल होता है जिससे क्या है, सूट या सूट जनरेट होता है या प्लांट जनरेट होता है। फिर हम मोनोकॉट की बात कर लेते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, जो कॉटिलीडन होता है वो एक ही होता है, ठीक है। एक कॉटिलीडन होता है, सिंगल कॉटिलीडन होता है जिसे स्केटम बोलते हैं। और फिर क्या है, इसमें सीड कोट होता है, इंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो होता है। जबकि इंडोस्पर्म है वो डाइकॉट में क्या है, अब्सेंट रहता है। इंडोस्पर्म है वो कॉटिलीडन्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका मोनोकॉट और डाइकॉट का, ठीक है। अब हम आपको स्ट्रक्चर की बात कर लें एक साथ। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सीड का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में लगते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द सीड फंक्शन की बात कर लेंगे तो सबसे पहले ये है हमारा मोनोकॉट और ये है हमारा डाइकॉट।
ठीक है? तो ये मोनोकोटिलीडन है, ये डाइकोटिलीडन है, आपको दिख रहा है। तो मोनोकोट में यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कॉर्न का, जिसे हम कह सकते हैं मेज, और यहाँ पे लिया गया है बीन का, जिसको कह सकते हैं फ्रेंच बीन है, एस्परागुस वल्गैर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोकोट। मोनोकोट में क्या है, एंडोस्पर्म है जो स्टोर है, जिसका काम है फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है? फिर एक सीड कोट जो प्रोटेक्ट करता है किसको, सीड को। फिर क्या है इसमें, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या करता है, ये न्यू प्लांट में रीजनरेट होता है या डेवलपमेंट्स के लिए काम में आता है नए प्लांट में। तो ये बेसिकली किसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका मोनोकॉट्स का। डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स में कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं, जैसे हम अगर हम इसके सीड कोट की बात करें तो सीड कोट में इसमें टू पार्ट्स होते हैं, एक टेस्टा होता है, एक टेजमेन होता है। तो टेस्टा बेसिकली जो आउटर कोट होती है, आउटर कोट ऑफ सीड इज कॉल्ड टेस्टा, और जो इनर थिन कैसी है, इनर और कैसी है, थिन। इनर और थिन कोट जो सीड कोट है वो किस उसको क्या बोलते हैं हम, टेजमेन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं प्लूम्यूल। तो जो भी हमारा पार्ट होता है जिससे क्या है सूट निकलती है, उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, और इसके अपोजिट जो उससे रूट निकलती है उसको रेडिकल बोलते हैं। फिर है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। बेसिकली जो हमारा कॉटिलीडन होता है, कॉटिलीडन के जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं, और कॉटिलीडन के जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता है दो कॉटिलीडन होते हैं, जिसको क्या है इसमें एम्ब्रियो का नाम दे देते हैं कि एम्ब्रियो है, ठीक है? क्योंकि यही प्लांट को रीजनरेट करते हैं। फिर आपने नीचे वाले फिगर में देखा होगा, जो हमने मोनोकॉट का एक फिगर लेके आए हैं, जिसमें क्या है आपका जो कॉटिलीडन है उसको क्या बोलते हैं, स्केटेलम बोलते हैं। जो कॉटिलीडन है उसको स्केटेलम बोलते हैं। कोलेप्टाइल है जो सपोर्ट करने के लिए होता है सूट रीजनरेशन में, और कोलियोराइजा है ये क्या है, जो रेडिकल रीजन होता है उसको जर्मिनेशन के टाइम में प्रोटेक्शन या सपोर्ट करने के काम में आता है। बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सीड का, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं जो भी अपने पार्ट्स पढ़े हैं इनका फंक्शन क्या है, और इन पार्ट्स के बारे में वी विल डिस्कस हियर। तो मेन पार्ट्स ऑफ द सीड की अगर बात करें तो हम वन बाय वन चलेंगे। आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फिगर के थ्रू कितने पार्ट्स होते हैं। नाउ वी विल गो मूव टू द सीड कोट, जिसको क्या बोलते हैं, आउटर प्रोटेक्ट कवरिंग पार्ट्स बोलते हैं। सीड जो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो जो आपको मैंने बताया था जो सीड कोट है वो टू टाइप्स का होता है। इसमें होता है टू टाइप्स का, डाइकोटिलीडन्स में होता है टेस्टा और टेजमेन। टेस्टा किसको बोलते हैं, आउटर हार्ड लेयर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटीगुमेंट्स। जो हमारी बाहर की हार्ड लेयर होती है, ये हार्ड लेयर होती है, इसमें होती है पल्सिस में होती है, पल्सिस में जो हार्ड लेयर होती है इसको बोलते हैं टेस्टा। फिर हम बात करते हैं टेजमेन की, इनर थिन मेम्ब्रेन ओनली इन द डाइकॉट्स। तो ये किस में होती है, ये ओनली डाइकॉट्स में होती है, मोनोकॉट्स में ये नहीं होती है। जबकि टेस्टा है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। टेजमेन है ये एक थिन लेयर होती है जो कि आउटर सीड कोट के अंदर होती है। जब आप उसका छिलका उतार देते हैं, कोई दाल है, दाल का छिलका उतार देते हैं, फिर आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। फिर ये प्लूम्यूल और एपिकल, इसकी बात नहीं करते हम। इसकी फंक्शन की बात कर लें, जो आउटर कोट है, सीड कोट है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड इंसेक्ट एंड डाइसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। किसका मतलब, ये बेसिकली सीड कोट है की बात कर रहे हैं, उसका फंक्शन है, ठीक है? फिर हम बात कर लेते हैं हीलियम की। जो हाइलम बेसिकली, तो हाइलम क्या होता है, हाइलम बेसिकली जो बच्चा होता है, बच्चे की गर्भनाल की बात करते हैं, वो जुड़ा होता है मदर से। ऐसे ही क्या होता है, हाइलम होता है स्केर वेयर सीड वाज अटैच्ड टू द ओवरी बॉल बाया फुनिकल। तो ये फुनिकल से क्या है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपका बेसिकली पार्ट है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। अगर हम ओवरी की बात कर लें प्लांट्स की, ऐसे होता है, और ये अब मान लो आपका सीड है, तो यहाँ से जो है आपका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो इससे अटैच होता है, यही क्या होता है आपका हाइलम होता है, ठीक है? तो यही हाइलम है जिससे क्या है, ओवरी से जुड़ा रहता है, किसके थ्रू, फुनिकल के थ्रू जुड़ा रहता है। ये क्या है, ये फुनिकल है, ठीक है? तो यही आपका क्या होगा, हाइलम हो गया, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, इम्बिबिशन का काम होता है। ये इम्बीब करता है वाटर को। तो ये क्या है, स्मॉल पोर नियर द हाइलम अलाउज एंट्री ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। अगर ये माइक्रोपाइल नहीं होगा तो जो आपका सीड है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इम्बिबिशन का प्रोसेस है उसमें नहीं हो पाएगा। अगर हम इसके फिगर की बात करें कि ये कहाँ पे होता है, तो ये तो आपका हाइलम हो गया, ये आपका हाइलम हो गया, जो कि फोनिकल से अटैच रहता है ओवरी से, ठीक है? ये आपको पता है। ये एक छोटा सा आपको होल दिख रहा होगा,
ये होल है, यही क्या है, यही आपका माइक्रोपाइल है। यहाँ से ही वाटर और ऑक्सीजन है वो सीड के अंदर जाती है, जो क्या करता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। जर्मिनेशन कैसे होता है, जब भी वाटर और ऑक्सीजन है इम्बाइब करता है इसके अंदर से, माइक्रोपाइल के अंदर से, तो वहां पे ये सीड है वो सॉइल हो जाता है और उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जो एंजाइम एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इधर हम बात कर लें, ये आपका हाइलम हो गया और ये आपका हो गया माइक्रोपाइल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइकोटिलीडन्स में फिगर बना हुआ है। तो ये आपका बेसिकली माइक्रोपाइल का काम होता है इम्बिबिशन का, जिसमें ऑक्सीजन और वाटर को इंटेक करता है। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो एक पार्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट आप कह सकते हो एम्ब्रियो भी सीड में पाया जाता है, जिसमें क्या है, पार्ट्स होते हैं रेडिकल, फिल्यूल और कॉटिलीडन्स। तो आपको यहाँ पे पता है ये है रेडिकल, ये है आपका फिल्यूल और ये है कॉटिलीडन। इनका भी एक स्पेसिफिक काम होता है। अगर हम बात करें रेडिकल की, तो डेवलप इनटू द प्राइमरी रूट, जो प्राइमरी रूट डेवलप करता है वो कौन करता है, वो रेडिकल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट इनटू द सूट सिस्टम, तो जो पिलमूल है वो क्या करता है, आपका सूट सिस्टम डेवलप करता है। फिर हम कॉटिलीडन्स की बात करते हैं, स्टोर फूड इन द डाइकॉट्स, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या है, आपका कॉटिलीडन में फूड है वो स्टोर होता है, इसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट्स में इंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप देखो, ये जो पार्ट है रेडिकल है, ये रूट बना रहा है, और आपका ये पिलमूल पार्ट है जो सूट बना रहा है, और बेसिकली ये कॉटिलीडन है जो क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, या उसमें फूड है वो स्टोर कर रहा है, जो एम्ब्रियो के कंपोनेंट्स होते हैं, रेडिकल, पिलमूल और कॉटिलीडन्स, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, इंडोस्पर्म, जो डाइकॉट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। बेसिकली ये 3n होते हैं। अगर आपके अ, जैसे बनाना है, बनाना में कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, बनाना में 33 क्रोमोसोम नंबर हैं, जबकि एक्स नंबर 11 है, मतलब बेसिक क्रोमोसोम नंबर 11 है, बट की जब उसमें टोटल की बात करें तो 3 है। ऐसे ही हम क्या होता है इसमें, जो भी इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म में कैसे होते हैं, ट्रिपोलाइड क्रोमोसोम होते हैं, ट्रिपोलाइड फॉर्म में होते हैं, 3x होते हैं, 3n होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होते हैं। स्टोर फूड स्पेशली इन द मोनोकॉट्स लाइक राइस एंड व्हीट, तो राइस एंड व्हीट में क्या है, फूड को स्टोर करते हैं, और 60-70% ऑफ सीड का एरिया है मोनोकॉट्स में, वो किसका होता है, इंडोस्पर्म का होता है। अगर हम बात करें इंडोस्पर्म का, तो ये आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये पूरा पार्ट इंडोस्पर्म है, और यहाँ पे ये कॉटिलीडन्स की बात कर लेते हैं। फिर प्लूम्यूल है, ये क्या डेवलप करता है, ये सूट डेवलप करता है, ये रेडिकल का एरिया है जो रूट डेवलप करता है। ये टेस्टा है जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर कोट बोलते हैं, जो कि मोनोकॉट्स में होता है, डाइकॉट्स में भी होता है, बट डाइकॉट मोनोकॉट्स में इनर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसे टेजमेन बोलते हैं। फिर हम स्पेशल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो कि मोनोकॉट्स में होता है। स्ट्रक्चर और इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। स्केटेलम होता है, स्केटेलम हमने आपको बताया कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में जो कॉटिलीडन्स नहीं होता है, कोई क्या है, सिंगल कॉटिलीडन दिखता है, उसको ही स्केटेलम बोलते हैं। एल्यूरोन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन रिच रेयर है जो सराउंडिंग इंडोस्पर्म पाई जाती है। जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म के बाहर ये लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर ही क्या है, एल्यूरोन लेयर है, जो प्रोटीन रिच होती है। फिर कोलियोप्टाइल की बात कर लेते हैं, सीथ दैट प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल ड्यूरिंग द इमर्जिंग, तो जो भी आपका कोलियोप्टाइल है, ये क्या काम करता है, जो आपका सूट है उसको इमर्ज करने के टाइम पे प्रोटेक्ट करता है। फिर हम कोलियोराइजा की बात करते हैं, सीथ डेट प्रोटेक्ट द रेडिकल, तो जो रेडिकल रीजन है, रूट का रीजन है, उसको कोलियोराइजा प्रोटेक्ट करता है। तो सपोज ये आपका रूट ऐसे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन जैसा मतलब कोलियोटाइप जैसा या कोलियोराइजा रूट में होता है, और ऊपर आपको पता है ये पत्ती निकल रही है, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लगा होता है, जिससे क्या है, वो उसको हार्म होने से बचा लेता है। तो बेसिकली इसको क्या कोलेराइजा बोलते हैं। कोलिप्टाइल होता है जो सीड प्रोटेक्ट करने के लिए मूल को होती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और कोलेराइजा है वो आपका रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सीड बेस्ड ऑन द इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के आधार पर सीड कितने प्रकार का होता है, तो हियर 2 टाइप्स ऑफ सीड, लाइक इंडोस्पर्मिक जिसे एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक है जिसे एक्सालुमिनस सीड बोलते हैं। तो जो इंडो स्पर्मिक है, जिसे हम
एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। इंडोस्पर्म रिटेन्ड, जैसे मेज, कैस्टर और कोकोनट है जिसमें इंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है। नॉन इंडोस्पर्म की बात कर लें जिसमें क्या है, इंडोस्पर्म एब्जॉर्ब्ड एंड पी, बीन एंड ग्राउंडनट। एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड का मतलब है बाय कॉटिलिडन्स। ठीक है, तो जो कॉटिलिडन्स हैं, कॉटिलिडन्स के द्वारा क्या है, इंडोस्पर्म को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो आपका कॉटिलिडन्स में देखने को मिल जाता है, यही इंडोस्पर्म है डाइकॉट्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है जो आपका 60 to 70% एरिया है वो क्या है, वो इंडोस्पर्म है मोनोकॉट्स में। ठीक है, तो जो आपके बेसिकली पल्सेस हैं वो कैसे हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक हैं या एक्स एल्बुमिनस हैं, और जो इंडोस्पर्मिक हैं वो एल्बुमिनस हैं, वो कौन से हैं, मोनोकॉट्स हैं, जिसमें मेज है, अरंडी है, कोकोनट है। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। जो हम बात कर लेते हैं दोनों की, कौन सी, मोनोकॉट्स और डाइकॉट। ऊपर है वो आपको मोनोकॉट्स दिख रहा है, नीचे है वो डाइकॉट्स दिख रहा है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी रीजनरेशन स्टेजेस हैं वो आपको इस फिगर के थ्रू दिखाई दे रही होंगी। इसमें क्या है बेसिकली, जर्मिनेशन के टाइम पे क्या है, दो चीजें होती हैं, एक रेडिकल होता है, एक प्लम्यूल होता है। प्लम्यूल में क्या है, हाइपोकॉटाइल है, पहले डाइकॉट में निकलता है। हाइपोकॉटाइल है वो बढ़ जाता है, वो इलोंगेट हो जाता है। इलोंगेट होने के बाद क्या करता है, वो सूट में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या है, कॉटिलिडन्स निकलते हैं। नीचे वाला हाइपोकॉटाइल होता है, इसके ऊपर वाला एपिकोटाइल होता है। देखो ये हाइपोकॉटाइल हो गया, ये आपका एपिकोटाइल हो गया। जो कॉटिलिडन से ऊपर है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, जो कॉटिलिडन से नीचे है उसको हाइपोकॉटाइल बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें क्या है बेसिकली एम्ब्रियो होता है, वहां से आपका नीचे रेडिकल पहले निकलता है, बाद में एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल निकलते हैं और यहाँ से लीफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जर्मिनेशन का है मोनोकॉट्स में, ये है डाइकॉट्स में। यहीं पे आपने देखा होगा कि दो टाइप का एक जर्मिनेशन पूछा जाता है, जर्मिनेशन के बारे में पूछा जाता है, इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल और हाइपोजियल। तो हाइपोजियल और इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, बेसिकली जिसमें जो कॉटिलिडन है ये मिट्टी मिट्टी के अंदर रह जाता है उसको हाइपोजियल बोलते हैं, और जो मिट्टी से ऊपर रह जाता है उसको इपीजियल बोलते हैं। ये भी आपका आने वाले वीडियो में आगे दिखेगा। आ गए हम अभी जर्मिनेशन पे। तो जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है कि जर्मिनेशन इज द प्रोसेस which a viable seed resume growth under the favorable condition to produce a seedling। बेसिकली उस जर्मिनेशन बोलते हैं अपने को रीजनरेट करना। कोई भी प्लांट है वो अपने को रीजनरेट कर लेता है फेवरेबल कंडीशन में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन की बात करें तो वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर सबसे पहले रेडिकल निकलता है, हाइपोकोटाइल निकलता है, सीड कोट रैप्चर होता है, उसके बाद कॉटिलिडन्स बाहर आ जाते हैं। मोनोकॉट्स में कॉटिलिडन्स ऊपर भी चले जाते हैं, ग्राउंड में भी रहते हैं, जबकि सॉरी डाइकॉट में और मोनोकॉट में क्या है, कॉटिलिडन्स है वो नीचे ही रहता है, जिसमें बेसिकली आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फेज ऑफ द जर्मिनेशन कौन कौन सी होती हैं, मतलब जर्मिनेशन में कौन कौन सी फेजेस होती हैं। तो जर्मिनेशन की फेज की बात कर लें, फेजेस ऑफ द जर्मिनेशन, एक होता है इम्बिबिशन, एक होता है लैग फेज, एक होता है रेडिकल इमरजेंस। अगर इनकी बात कर लें, इम्बिबिशन का मतलब है रेपिड वाटर अपटेक, यहाँ पे हम O2 भी लिख सकते हैं, वाटर प्लस O2 है वो अपटेक करता है प्लांट, किसके थ्रू करता है, वो माइकोकोटाइल के थ्रू करता है। ठीक है, फिर लैग फेज आता है जिसमें क्या है, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंजाइम एंड सिंथेसिस, जिसमें प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होती है। रेडिकल इमरजेंस की बात कर लें, इलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ठीक है, अभी हम इस फेज के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो रेडिकल इमरजेंस है, लैग फेज है, इम्बिबिशन है। तो ये आपको फिगर है वो दिखा रहा है, जिसमें आपको कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दिया है मॉइस्चर कंटेंट, जो ग्राफ दिखा रहा है रेड कलर का, ये शो कर रहा है इधर मॉइस्चर कंटेंट और इधर शो कर रहा है टाइम। तो टाइम है तो फर्स्ट स्टेज होती है और सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज होती है, या आप फेज कह सकते हो, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन बोलते हैं, सीड इम्बिबिशन। तो सीड इम्बिबिशन क्या होता है, बेसिकली उसमें वाटर और ऑक्सीजन का इनटेक होता है, उसी को सीड इम्बिबिशन बोलते हैं। जिसमें क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर होता है, एक्टिवेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एमआरएनए ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लीकेज ऑफ द सोल्यूट्स होता है, जो भी उसमें सोल्यूट्स हैं उनको लीक कर देता है। यहाँ पे रेडी टू जर्मिनेट हो जाता है सीड। तो आपका ये सीड है सेकंड स्टेज में यहाँ पे एंटर हो रहा है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं, लैग फेज। ठीक है, स्टेज 2 को क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं, जिसमें क्या है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, डीएनए रिपेयर, सेल साइकिल एक्टिवेशन, हार्मोन बायोसिंथेसिस एंड डीएक्टिवेशन, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस होता है, और एम्ब्रियो ग्रोथ होती है, एंडोस्पर्म वीकनिंग होती है, और टेस्टा रप्चर हो जाता है, जो भी सीड का ये
टेस्टा है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, उसमें से क्या है रेडिकल निकल आता है। ये क्या निकल रहा है रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, ये रूट जनरेट करता है, प्लांट्स में रूट जनरेट करता है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज है आपका वो है ग्रोथ एंड सेल इलॉन्गेशन, जिसमें क्या होता है आपका मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टोर रिजर्व होता है, सेल डिवीजन एंड डीएनए सिंथेसिस होता है, रेडियल रेडिकल सेल्स इलॉन्गेशन होता है, स्टार्च बायोसिंथेसिस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसीलिए इसको क्या है O2 की जरूरत पड़ती है और सीडलिंग की ग्रोथ होने लगती है। तो आपको दिख रहा होगा रेडिकल है, ये बड़ा होने लगा, यहीं से क्या है अब हाइपोकोटाइल है वो निकलने लगेगा और प्लांट है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जर्मिनेशन का प्रोसेस है या फेजेस ऑफ द जर्मिनेशन है। 3 फेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में सीड इम्बिबिशन होता है, स्टेज 2 में मेटाबॉलिज्म एक्टिवेशन होता है, इसको लैग फेज बोलते हैं। थर्ड में क्या होता है आपका एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल है उनका इलॉन्गेशन होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो रॉन्ग कर देते हैं इसको। क्वेश्चन क्या आता है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए प्लांट्स को या सीड्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द जर्मिनेशन। वाटर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है और इन सम केसेस में लाइट भी है। तो वाटर की बात करें, फॉर द इम्बिबिशन एंड द एंजाइम एक्टिवेशन वी नीड द वाटर, या सीड नीड द वाटर फॉर द जर्मिनेशन, ठीक है। फिर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। टेम्परेचर की बात करें तो वेरीज विद द स्पेसिफिक ऑप्टिमम 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको अलग अलग टाइप का जो टेम्परेचर है वो जरूरत पड़ती है। जैसे रबी की फसलें हैं उनके लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, अगर 15 से 20 भी 25 हो तो आराम से जर्मिनेशन हो जाता है। खरीफ की फसलें हैं उनको 20 से 25 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। बट कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जिनको क्या है लाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो फॉर सम फोटो ब्लास्टिक सीड्स लाइक लेट्यूस और टोबैको है, उनको लाइट की भी जरूरत पड़ती है। अगर लाइट की प्रेजेंस में ही उनमें जर्मिनेशन होगा, डार्क में जर्मिनेशन नहीं होगा। बट अदर केसेस में ओनली 3 थिंग्स वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर है वो इनफ है फॉर द जर्मिनेशन। बट जो फोटोब्लास्टिक सीड्स हैं उनके लिए 4 चाहिए, लाइट भी चाहिए होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये वाटर है और ऑक्सीजन है, आपका सीड जर्मिनेशन हो रहा है। बट इसके केस में ऐसा नहीं है, इनको क्या है लाइट भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइप से भी एक क्वेश्चन है, वो लास्ट ईयर एग्जाम नेट में आया था 23 में। तो आपको ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है और इसमें छोटी सी ट्रिक है, अगर वो आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होने वाला है। टाइप्स ऑफ द जर्मिनेशन की बात करें तो एपीजियल जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल होता है। इनकी डिफिनेशन में ही क्या लिखा है, कॉटिलीडन्स राइज अबव सॉइल एलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल का एलोंगेशन हो जाता है, उसको एपीजियल बोलते हैं। हाइपोजियल क्या होता है, कॉटिलीडन्स रिमेन द बिलो ग्राउंड एंड एपिकोटाइल इलोंगेशन। तो हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब है नीचे, ठीक है। तो ये मृदा जो सॉइल है, सॉइल के नीचे ही रहता है, क्या रहता है कॉटिलीडन्स, तो उसको क्या बोलते हैं हाइपो बोलते हैं। एपी में क्या होता है, तो हाइपोकोटाइल है, इलोंगेट हो जाता है और सॉइल के ऊपर चला जाता है। ये एग्जाम्पल है वो बीन्स जो कैस्टर वगैरह में एपीजियल होता है, और जबकि हाइपोजियल है वो मेज और पी में होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट इपीजियल बीन में दिखाया गया है सीड है, ये रेडिकल है, ये हाइपोकोटाइल है, ये सीड कोट है। रैप्चर हो गया, यहाँ पे हाइपोकोटाइल है निकलने लगा, फिर यहाँ पे कॉटिलीडन निकला। अब यहाँ पे देखो तो हाइपोकोटाइल है वो क्या है इलोंगेट हो गया। इलोंगेट हो गया मतलब बढ़ गया हाइट में, और कॉटिलीडन्स हैं जो बाहर आ गए, सॉइल के बाहर आ गए, और इपिकोटाइल है वो ऊपर है। तो इसी को क्या बोलते हैं इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें, यहाँ पर सीड है और यहाँ पे रेडिकल निकल रहा है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल निकलेगा, ये सीड कोट रप्चर होके हाइपोकोटाइल ऊपर आ गया, हाइपोकोटाइल नहीं इपिकोटाइल ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या है रूट्स हैं, आप देख रहे हो रेडिकल बढ़ के रूट्स बना लिया, और यहाँ पे हाइपोकोटाइल आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ इपिकोटाइल दिख रहा है जो इलोंगेट हो गया और ये प्लांट्स को रीजनरेट कर दिया। कॉटिलीडन्स आपका अगेन सॉइल के नीचे ही है, ये सॉइल सरफेस है, ये नीचे है। हाइपोकोटाइल भी यहीं पे है जो रेडिकल की तरफ मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए कि व्हाट इज द एपीजियल और व्हाट इज द हाइपोजियल। तो आप एक तरफ से देख लीजिए कि जो एपीजियल है उसमें जो आपका हाइपोकोटाइल है वो सॉइल के ऊपर चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम एपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। और हाइपोजियल में क्या है, हाइपोकोटाइल है वो मृदा के नीचे रहता है, ऊपर नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है आपका जर्मिनेशन।